Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School Kalayat. Today now discussing class plus 2 history lecture 2 lesson number 8 peasants, zamindars and the state in the 16th and the 17th centuries. आज हम पढ़ेंगे पंचायत और मुखिया। पंचायतें क्या होती हैं? गांव में, शहरों में भी होती है पंचायतें। पंचायत का अर्थ क्या होता है? बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना, जमा बाड़ा होना। अगर कोई गलती कर देते हैं, अगर कुछ भी कोई घटना करके चला जाता है तो उसके ऊपर कोई पनिशमेंट, तो उसको क्या पंचायत का नाम दिया गया है। पंचायत बहुत सारे लोगों का इकट्ठा हो जाता है, और पंचायत जब इकट्ठे होगी तो उसमें से एक मुख्य रूप से एक आदमी को सरदार भी बना दिया जाता है। पंचायत का मुखिया होता है एक सरदार, जिसके ऊपर दोनों पार्टियों को कमाल करना होता है भी। जो भी ये बात कहेगा हमारी तरफ से ये है और उसकी तरफ से ये है। तो नाउ डिस्कस इन टुडे आर रीडिंग पंचायती और मुखिया। गांव की पंचायतों में बुजुर्गों का जमावाड़ा होता था। जमावाड़ा का अर्थ होता है बेटा इकट्ठे। क्या होता है? इकट्ठे। गांव की पंचायत में बुजुर्गों को इकट्ठे होता था। आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार थे। अर्थात संपत्ति के पुश्तैनी समझते हैं, पुरानी से पुरानी संपत्ति, दादा परदादा। जिन गांव में कई जातियों के लोग रहते थे, वहां अक्सर पंचायत में भी विभिन्नता पाई जाती थी। अर्थात जहां पर बहुत सारे भिन्न भिन्न जातियों के, धर्मों के, वर्ग जातियों के लोग रहते हैं, वहां पंचायत भी में भी विविधता पाई जाती थी। यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। फिर भी इसकी संभावना कम ही है कि छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतिहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह होती होगी। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था। समझिए बेटा, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था। समझ गए? पंचायत होती थी, उसमें सरदार में एक मुखिया होता था, जैसे कि हमने इस पिक्चर में दिखाया भी गया है। ये इसके पास सारी पंचायत खड़ी है, ये इसका मुखिया है। पंचायत का सरदार का एक मुखिया होता था, जिसे मुकदमे या मंडल कहते थे। कुछ स्रोतों में ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों के आम सहमति से होता था। इस चुनाव के बाद उन्हें उसकी मंजूरी जिम्मेदारी से लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने ओहदे पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों का उस पर भरोसा था। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या था? जो पंचायत का मुखिया जब तब तक गांव के बुजुर्गों का उसके ऊपर विश्वास था। अगर वो गलत काम कर देता था उसको हटा भी सकते, ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसको बर्खास्त भी कर सकते थे। आगे लिख भी दिया है। गांव की आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में रख बनवाना मुखिया का मुख्य काम था। इसमें पंचायत का पटवारी उसकी मदद करता था। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था। पंचायत का जो खर्चा है गांव के उस आम खजाने से चलता था, जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। अर्थात पंचायत में मेंबर होते हैं तो वो जो भी उनकी पर्ची है, जो भी उनकी इनकम है, जो उनको काट देते हैं हर मंथली, उससे ही गांव में उस खजाने से खर्चा चलता था। इस खजाने से उनके पकड़ अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था, जो समय समय पर गांव में का दौरा किया करते थे। दूसरी ओर इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए भी होता था, और ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए भी जो किसान खुद नहीं कर सकते थे, जैसे कि मिट्टी के छोटे छोटे डैम बनाना और नहरें खोदना। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर रहे। अर्थात पंचायत क्या करती थी? ये देखती थी कि जो भिन्न जातियों के लोग रहते हैं वो अपने समूह में रह रहे हैं क्या नहीं। पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल की मौजूदगी में होती थी। यूं कहा जा सकता है कि जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना गांव के मुखिया की जिम्मेदारियां में से एक था। पंचायतों का जुर्माना लगाने और समुदाय से निकासित करने जैसे ज्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे। समुदाय से बाहर निकालना एक कड़ा कदम था, क्योंकि जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। इसके तहत दंडित व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपराध करता था,
उसको एक समय दिया जाता था कि आपको इस समय में गांव छोड़ना पड़ेगा, तो उसको दिए हुए समय के अनुसार गांव छोड़ना पड़ता था। इस दौरान वह अपनी जाति और पेशे से हाथ धो बैठता था। ऐसी नीतियों का मकसद जातिगत रीति रिवाजों की अवहेलना रोकना था। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की एक अपनी पंचायत होती थी। जैसे कि एक गांव है उसमें विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, तो प्रत्येक जाति की एक अपनी पंचायत होती थी, उनका एक अपना मुखिया होता था। समाज में ये पंचायतें काफ़ी ताकतवर होती थी। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़ों का निपटारा करती थी। वे जमीन से जुड़े दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थी और यह भी तय करती थी कि शादियां जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही हैं या नहीं, और यह भी कि गांव के आयोजन में किसके ऊपर तरजीह का अर्थ होता है बेटा महत्व देना, तरजीह दी जाएगी। कर्मकांडीय वत्सव किस क्रम में होगा? फौजदारी न्याय को छोड़ दे तो ज्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसलों का मानता था। पश्चिम भारत में खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र, ये क्वेश्चन लॉन्ग भी है, पेपर की नोटबुक में भी है गाइड। पश्चिम भारत में खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में ऐसी कई अर्जियां हैं जिनमें पंचायतों से ऊंची जातियां और राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेगार वसूली की शिकायतें की गई। आमतौर पर यह अर्जियां ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके के लोग लगाते थे। अक्सर सामूहिक तौर पर ऐसी अर्जियां दी जाती थी। इनमें किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोग संभ्रवात होता है बेटा भाईचारा समूह की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे। अगर कोई वर्ड मुश्किल लग रहा है तो उसके ऊपर अर्थ भी लिखा हुआ है, आप ध्यान से भी देखें सभी विद्यार्थी। जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे, उनमें एक थी बहुत ज्यादा कर की मांग, क्योंकि इससे किसानों का दैनिक गुजारा ही जोखिम में पड़ जाता था। खासकर सूखे या ऐसी दूसरी विपदाओं के दौरान उनकी नजरों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन उनका परंपरागत रिवाज हक था। वे समझते थे कि ग्राम पंचायत को इसकी सुनवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित भी करना चाहिए कि राज्य अपना नैतिक फर्ज अदा करे और न्याय भी करे। निचली जाति के किसान और राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकते थे। अत्यधिक कर की मांगों के मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देती थी। जहां समझौते नहीं हो पाते थे वहां किसान विरोध के ज्यादा उग्र रास्ते अपनाते थे। उदाहरण के लिए कि गांव छोड़कर भाग जाना, हमने पहले भी पढ़ा था या आज इसी लेक्चर में कि उसको एक समय दिया जाता है जिसको उसको गांव छोड़कर और अपनी जाति से भी वंचित होना पड़ता है। जोतने लायक खाली जमीन अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध थी, जबकि श्रम को लेकर प्रतियोगिता थी। इस वजह से गांव छोड़कर भाग जाना खेतिहरों के हाथ में एक बड़ा प्रभावी हथियार था। देखो आपने पढ़ा अब हम इसका चित्र भी दिखा रहे हैं। चित्र में भी दिखाया गया है, चित्र में क्या दिखाया गया है कि जो कपड़ा उत्पादन को दर्शाती 17वीं शताब्दी में एक चित्रकारी है। आज हमने पंचायत और मुखिया लेक्चर 2 पढ़ा है। इसमें हमने देखा है जैसे कि एक पिक्चर में दिखाया भी गया है। हम सभी हिस्ट्री के जो भी विद्यार्थी हैं इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस लेसन से, कुछ विद्यार्थी उसको लॉन्ग क्वेश्चन लिख आते हैं। अगर कोई छोटी सी भी स्मॉल पिक्चर या कोई डायग्राम बना जाए तो इसके हमें लॉन्ग क्वेश्चन में कोई भी टीचर हमारे नंबर नहीं काट सकता। तो इसलिए इसके क्वेश्चन आपको सेंड कर दिया जाएगा। तब थैंक यू, हैव ए नाइस डे।